दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे छोटा राजन दाऊद के गैंग में उसके इतना करीब आ गया था। छोटा राजन में एक ख़ास बात थी, वो मसल पावर के साथ साथ दिमाग का भी बखूबी इस्तेमाल करता था। उसने अपने पूरे गैंग को एक कंपनी की तरह से चलाना शुरू कर दिया था। छोटा राजन ने अपना एक पूरा नेक्सस बना लिया था, जिसमें क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, बाहुबली सभी लोग शामिल थे। छोटा राजन ने धीरे धीरे पूरी दुनिया भर में डी कंपनी को मशहूर कर दिया। उसने या तो बाकी सभी माफिया और गैंग्स को अपने साथ मिला लिया या फिर उनको ख़त्म कर दिया। छोटा राजन ने नए इंटरनेशनल अलायंस भी बनाने शुरू कर दिए। अब हम आते हैं 90 के दशक में। इस वक्त बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। बॉलीवुड की कई हीरोइन थी जिन्हें दौड़ दौड़ कर दाऊद इब्राहिम के पास दुबई जाना पड़ता था। कहते हैं इनमें से कुछ तो अंडरवर्ल्ड के डर से गई और कुछ वहाँ अपनी मर्जी से जाती थी, क्योंकि इस संबंध से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलने में आसानी होती थी। बॉलीवुड को दाऊद के लिए अपने इशारों पर नचाने वाला छोटा राजन ही था। लेकिन डी कंपनी में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें छोटा राजन से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। वो छोटा राजन से जलने लगे थे। इन लोगों में शरद शेट्टी, छोटा शकील और सुनील सावंत का नाम सबसे ऊपर था। सुनील सावंत को दाऊद की किलिंग मशीन भी कहा जाता था। मैं उसकी कहानी अपने पहले एपिसोड में सुना चुकी हूँ। जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा उनके लिए मैंने उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इसी समय दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को दाऊद के दुश्मनों ने जान से मार दिया। उसकी हत्या कर दी गई। दाऊद के लिए यह बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि मुंबई में उसके बहनोई की हत्या हो गई थी और वो दुबई में बैठा हुआ था। दाऊद ने इसका बदला लेने का काम छोटा राजन को दिया था, लेकिन पुलिस के कड़े बंदोबस्त होने के कारण उसे ये काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। टी गैंग में राजन के विरोधियों ने इस मौके को सही तरीके से भुनाया। इस मर्डर के कुछ दिन बाद एक दिन दुबई में दाऊद इब्राहिम और उसके नज़दीकी साथी रात में शराब पीने बैठे हुए थे। इनमें छोटा शकील, सौतीय उर्फ सुनील सावंत और शरद शेट्टी शामिल थे। इस वक्त इन लोगों ने छोटे राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरना शुरू कर दिया। इन लोगों ने दाऊद को भड़काते हुए कहा कि छोटा राजन तो बंबई में अपना खुद का अलग साम्राज्य बना रहा है। छोटा राजन सबको कहता है कि मुझे हिंदुस्तान का गॉडफादर बनना है। छोटा राजन सबको ये बात लगातार कहता है। उसने आपका कहना मानना बंद कर दिया है। आपको जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो अगर बड़ा बन गया तो वो हो सकता है कि वो आपसे अलग होकर अपनी दूसरी कंपनी बना ले। पूरा बंबई वही संभाल रहा है। कितने सारे पब उसने अपने नाम पर चला रखे हैं। हमें तो पता भी नहीं है कि उसके कितने काम अलग से चल रहे हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि कितने लोग अलग से उसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो दाऊद उनकी बात सुनता रहा और उन्हें टालता रहा। लेकिन तभी इनमें से एक शख्स ने कहा कि हसीना आपा के शौहर की हत्या का बदला लेने के लिए छोटा राजन ने अभी तक क्या किया है? इतने हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक उन लोगों को क्यों नहीं मारा गया? जैसे ही ये दाऊद के कानों में ये बात पड़ी तो वो चौंक गया। उसे ये बात बहुत ज़्यादा खटक गई। उसने उसी वक्त, जो आधी रात को 2-3 बजे का समय रहा होगा, छोटा राजन को फ़ोन किया और उससे पूछा कि मेरे बहन के शौहर के कातिल को कब पकड़ा जाएगा? उनको कब मारोगे? इस पर छोटा राजन ने दाऊद को बताया कि हमारे पास उनकी पूरी इसकी खबर है। ये लोग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हॉस्पिटल के बाहर पुलिस का बहुत ज़्यादा पहरा है। अभी वक्त सही नहीं है। हम इनको ज़रूर मारेंगे और जल्दी ही ये काम करेंगे। राजन से ये सुनते ही दाऊद ने फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने पार्टी में मौजूद लोगों को बताया कि हमारे दुश्मन अभी हॉस्पिटल में हैं और उनको कुछ दिनों बाद मारे जाएंगे। इन लोगों में से एक शख्स था सौत्या उर्फ सुनील सावंत। उसे खून खराबे में बहुत मज़ा आता था। जब उसने ये सुना तो उसने दाऊद से कहा कि आप ये काम मुझे दो, मुझे बस एक बार मौका चाहिए। मैं इस पुलिस के पहरे की परवाह नहीं करता। ये जे हॉस्पिटल के बाहर जो पुलिस का पहरा है, मैं और मेरे शूटर्स इस पहरे को तोड़कर अंदर जाकर उन लोगों को मार कर आएंगे। दाऊद के दिमाग में ये बात अटक गई थी
कि छोटा राजन ने अभी तक उसकी बहन के पति के कातिलों से बदला नहीं लिया है। ये सौत्या और छोटा शकील के लिए छोटा राजन को डी कंपनी से बाहर करने का एक बहुत बड़ा मौका था। वो इस काम को करने के बाद छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम की नज़रों में नीचा कर सकते थे और इसीलिए उन्होंने जल्दी से एक प्लान बनाया। नवंबर 1992 को इन लोगों ने जे हॉस्पिटल में अपने लोगों को भेजा जो AK-47 से लैस थे। हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने AK-47 ले जाकर हमला किया। इस हमले में मरीज, डॉक्टर, नर्स, इनके दुश्मन गैंगस्टर और कुछ पुलिस वाले भी मारे गए। ये हमला मुंबई अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कांड था। जे हॉस्पिटल शूटआउट के सफल होने की खुशी में दाऊद के भाई अनीस ने एक शानदार पार्टी रखी। पार्टी में दाऊद इब्राहिम लगातार सौत्या की और शकील की तारीफ कर रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। वहीं उस पार्टी में छोटा राजन भी था। वो दूर कोने पर अकेला बैठा हुआ अलग से शराब पी रहा था। छोटा राजन ये सोच रहा था कि इन लोगों ने जो किया वो कोई ख़ास काम नहीं था। उसको तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें ऐसा कौन सा बड़ा काम इन लोगों ने कर दिया था। उसका मानना था कि इस तरह से अगर इतना बड़ा हमला करना था जिसमें AK-47 का इस्तेमाल करके 500 राउंड फायर करने पड़े तो ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें कोई दिमाग या अक्ल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसके हिसाब से तो ये एक बहुत बचकाना किस्म का काम था। लेकिन यहाँ पर दाऊद लगातार सौत्या और शकील की तारीफ कर रहा था। यही सब देखते हुए छोटा राजन वहाँ से उठा और पार्टी छोड़कर अकेले अपने आप निकल गया। समय बीतता गया। दाऊद और छोटा राजन के बीच दूरियां बढ़ती गईं। इसी साल दाऊद इब्राहिम के बर्थडे से कुछ ही हफ्ते पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। बाबरी मस्जिद के गिरने के 4 महीने के अंदर ही दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवा दिए। जब डी कंपनी में इस प्लानिंग को लेकर तमाम मीटिंग्स हो रही थीं, तब इन मीटिंग्स के अंदर कभी भी छोटा राजन को इन्वॉल्व भी नहीं किया गया। कभी उसको इन मीटिंग्स में बुलाया नहीं गया। वो छोटा राजन जो मुंबई में दाऊद इब्राहिम का पूरा साम्राज्य संभाल रहा था, जिसने एक पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डी कंपनी को बना कर दिया, लेकिन उसे इन मीटिंग से ये कहकर दूर रखा गया कि वो एक हिंदू है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद छोटा राजन ये जानता था कि इसमें दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसके बाद भी उसने दाऊद के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाई और मीडिया को कहा कि दाऊद ऐसा कभी नहीं कर सकता। इतना सब कुछ करने के बाद भी छोटा राजन डी कंपनी में अपनी जगह वापस नहीं ले पाया। धीरे धीरे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोटा शकील को दे दी गई और गैंग की कमान अब दाऊद ने छोटा शकील को सौंप दी। मतलब ये कि ब्लास्ट के बाद भी अब कंपनी की इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में छोटा राजन को बुलाना बंद कर दिया गया। छोटा राजन भी अब ज़्यादातर समय दुबई में ही रहता था और फिर एक दिन उसे एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाला शख्स ने उसे बताया कि आपको जान से मारने की प्लानिंग हो रही है और आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कहानी आपने मेरे पिछले एपिसोड खूनी जंग पार्ट 1 में देखी है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैंने वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। राजन ने इसके बाद अबू धाबी में इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया। अबू धाबी में इंडियन एम्बेसी पहुंचकर उसने वहां मौजूद अधिकारी को अपने बारे में बताया। एम्बेसी में तैनात एक रॉ के ऑफिसर ने राजन की बात को सुना। राजन ने उसे ऑफ़र किया कि वो भारतीय एजेंसीज़ को दाऊद के खिलाफ इंफॉर्मेशन देगा जिसमें मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी भी होगी। उसने बोला कि इसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट उसे दुबई से निकाल कर किसी सेफ जगह जाने में मदद करे। काफ़ी प्लानिंग के बाद रॉ के अधिकारी छोटा राजन को वहाँ से निकाल कर नेपाल भेज देते हैं। नेपाल में कुछ महीने रखने के बाद राजन को मलेशिया में शिफ्ट किया गया। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी को अभी इस सब चीज़ों की खबर नहीं थी। दाऊद नहीं जानता था कि उसने छोटा राजन को साइड लाइन करने की जो गलती की है वो दाऊद इब्राहिम की लाइफ में सबसे बड़ी गलती साबित होगी। 1994 में भारत की खुफिया एजेंसी की मदद से छोटा राजन दुबई से भागकर मलेशिया पहुंच गया था।
वहीं दूसरी ओर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद के हाथ होने के सबूत मिलते जा रहे थे। दाऊद के लिए अब दुबई में रहना मुश्किल होता जा रहा था। पाकिस्तान की ISI दाऊद के संपर्क में थी। उसने दाऊद को कहा कि छोटा राजन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिल गया है, अब आपके लिए दुबई में रहना सेफ नहीं है। इस वजह से 1994 में दाऊद दुबई छोड़कर पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट हो गया। छोटा राजन ने आने वाले कई साल मलेशिया के कुआलालंपुर में एक तट पर एक शिप पर बिताए। इस बीच उसने कई और देशों में सेटल होने की कोशिश की, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इधर छोटा शकील ने डी कंपनी के सारे काम संभाल लिए थे, क्योंकि छोटा राजन कंपनी के सब राज जानता था। इसीलिए दाऊद और उसके साथियों के लिए उसे रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था। जब दाऊद और उसके साथी पाकिस्तान पहुंच गए और पूरी डी कंपनी भी पाकिस्तान के कराची शहर में शिफ्ट हो गई, तो छोटा शकील ने मुंबई से कई सारे शार्प शूटर्स को पाकिस्तान में बुलाया और उन्हें वहां ट्रेनिंग दिलवाई। इसके बाद उसने उन्हें राजन को मारने का पूरा प्लान बताया। लेकिन शकील को मौका मिला साल 2000 में। उस वक्त छोटा राजन बैंकॉक में अपने परिवार के साथ था। वो जिस होटल में ठहरा था, वहाँ छोटा शकील ने उस पर अपने शूटर्स से हमला करवा दिया। राजन के बैंकॉक में होने की खबर बहुत ही सीक्रेट थी, लेकिन शकील ने इसका पता लगा लिया और छोटा राजन पर अटैक करवा दिया। इस अटैक में छोटा राजन बच गया और पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, लेकिन शकील के शूटर्स ने अस्पताल के अंदर भी राजन पर अटैक कर दिया। लेकिन राजन इस अटैक में भी बच निकलने में कामयाब हो गया। इन सारे हमलों के बाद राजन खुलकर दाऊद के खिलाफ हो गया। उसने दाऊद के खिलाफ मीडिया में बोलना शुरू कर दिया और इंडियन सीक्रेट एजेंसीज को दाऊद के ऑपरेशंस की डिटेल जानकारी देनी शुरू कर दी। राजन जानता था कि मुंबई में सौत्या दाऊद के लिए बहुत बड़ी ताकत है और राजन को तो उससे अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना था। वो जानता था कि सौत्या के न रहने से डी गैंग को बहुत बड़ा नुकसान होगा। राजन ने सौत्या का दुबई में मर्डर करवा दिया और दाऊद को एक गहरी चोट पहुंचाई। इसकी पूरी कहानी आप मेरे वीडियो मौत का सौदागर में देख सकते हो। 2014 में दाऊद की बेटी की शादी थी। तब इंडियन एजेंसीज ने छोटा राजन के साथ मिलकर दाऊद को मारने का प्लान बनाया था। इस काम के लिए राजन ने अपने शार्प शूटर्स प्रदान कराए थे। कहते हैं ये काम मुंबई पुलिस के कुछ करप्ट लोगों की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इसके बारे में आगे कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। छोटा राजन कहने को तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सुनने में ये आता है कि छोटा राजन अब पूरी तरह से भारतीय एजेंसीज के साथ मिलकर दाऊद के खिलाफ काम करता है। राजन और दाऊद आज भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और जिसको भी पहला मौका मिलेगा वो दूसरे को मारने से नहीं हिचकिचाएगा। आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये छोटा राजन की ये कहानी, जिसमें सिनेमा की टिकट ब्लैक करने वाला एक अनपढ़ बच्चा अंडरवर्ल्ड का एक खूंखार डॉन बन जाता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर दाऊद जैसे डॉन से भी टक्कर लेकर उसके सामने खड़ा रहता है। ये बहुत ही हैरान करने वाली रोमांचक कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक और रोमांचक कहानी लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।